हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू का खर्चा। सौम्या सारा काम खत्म कर अपने कमरे में सोने ही जा रही थी कि सासू माँ शकुंतला जी की आवाज़ आई। अरे बहू, जरा इधर आना तो। सौम्या काफ़ी थक चुकी थी, उसे नींद भी बहुत आ रही थी। आखिर रात के 11 बज चुके थे। वो सुबह 5 बजे की उठी हुई थी। उसके बाद तो बिल्कुल भी आराम ही नहीं मिलता था। बस उसे तो ऐसा लग रहा था कि अब जाकर सीधे अपने कमरे में सो जाए। लेकिन शकुंतला जी ने बुलाया था तो उनके कमरे में तो जाना ही था, नहीं तो छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाली शकुंतला जी बखेड़ा खड़ा कर देती और फिर खुद चैन से सो जाती। पर सौम्या की तो नींद खराब हो जाती। सौम्या जब उनके कमरे में गई तो देखा पति ऋषभ, देवर अर्जुन भी वहीं बैठे हुए थे। उन दोनों को वहां देखकर एक पल के लिए तो दरवाजे पर ही उसके पैर ठिठक गए। तीनों माँ बेटे एक साथ बैठे हुए हैं, जरूर कोई न कोई बात हुई है। शायद तीनों उससे पूछताछ करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जब भी तीनों शकुंतला जी के कमरे में एक साथ बैठे होते हैं, उसी समय सौम्या उनके कमरे में बुलाया जाता है, तो इससे जाहिर हो जाता है कि सौम्या ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो उन लोगों की मर्जी के खिलाफ था और अब उससे पूछताछ की जाएगी। पिछले 5 महीनों में सौम्या इस बात को अच्छे से जान चुकी थी, लेकिन उसके सामने कभी कोई बात नहीं की जाती थी। रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, घर में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सौम्या को इस बारे में पता नहीं होता था। उसे सिर्फ पता होता था कि उसे क्या काम करना है या स्कूल से आते समय बाजार से क्या सामान लाना है। अभी 5 महीने पहले ही उसका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसके पापा ने उसकी शादी ऋषभ से कर दी थी। अपनी शादी के कुछ दिनों बाद ही सौम्या ने एक स्कूल में 15,000 रुपये में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उसके ससुराल में किसी को उसकी नौकरी करने से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन हाँ, उसका अपना मर्जी से खर्चा करने पर काफ़ी ऐतराज होता था। उनके अनुसार पैसे टकों का रख रखाव करना सौम्या को नहीं आता था। जब उसे पहली सैलरी मिली थी तो उसमें से कुछ पैसों की उसने मिठाई खरीदी थी और साथ ही शकुंतला जी के लिए एक साड़ी भी खरीद कर लाई थी। जब सौम्या खुशी खुशी साड़ी जाकर शकुंतला जी को दिखाई, तब शकुंतला जी ने कुछ नहीं कहा। रात को खाने के साथ सबको उसने मिठाई भी परोसी और सबने खा भी ली। लेकिन रात को वो अपना काम निपटा कर अपने कमरे में जा रही थी, तब शकुंतला जी के कमरे में उसे बुलाया गया था। तभी ऋषभ और अर्जुन उनके साथ उनके कमरे में ही थे। शकुंतला जी मुंह फुलाए पलंग पर बैठी हुई थी, जबकि दोनों बेटे उनके पास ही खड़े हुए थे। उनके कमरे में जाते ही ऋषभ ने बोलना शुरू किया। सौम्या, मम्मी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुमने उनसे बिना पूछे अपनी सारी सैलरी खर्च कर दी। कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए था। ये सुनकर सौम्या ने हैरानी से शकुंतला जी की तरफ देखा और कहा, पर मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। पहली सैलरी मिली थी तो सोचा कि घर में सबके लिए मिठाई लेकर चलती हूँ, और फिर मम्मी जी के लिए साड़ी खरीद कर लाई थी। और मैंने सारी सैलरी भी खर्च नहीं की, कुछ पैसे ही तो खर्च किए हैं, बाकी की सैलरी तो मेरे पास ही है। लेकिन भाभी, आप इस घर की बड़ी बहू हो, इतनी बड़ी नहीं हो ओहदे में कि माँ से बिना पूछे ही सारे काम कर लो। हम भी अपनी मम्मी से पूछे बगैर कुछ भी नहीं करते। देवर अर्जुन बीच में ही बोला। एक बार को तो सौम्या का मन किया कि बोल दे, देवर हो देवर ही बनकर रहो। जब मेरा पति मुझसे सवाल जवाब कर रहा है तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन उसने सोचा कि बेवजह बगेड़ा खड़ा हो जाएगा। सौम्या ऋषभ से कुछ कहने को हुई थी तो शकुंतला जी बीच में ही बोल पड़ी। देख बहू, तुम्हारा यह कदम बिल्कुल भी गैर जिम्मेदाराना था। तुम इस घर की बहू हो, कम से कम हमें तो पता होना चाहिए था कि पैसे तुम खर्च कर रही हो, और फिर क्या कमी है हमारे घर में जो पैसे को फालतू खर्च कर रही हो। ये भला पहली बार था, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। उनकी बात सुनकर सौम्या चुप हो गई। बाद में ऋषभ जब कमरे में आया तो सौम्या ने उसे समझाना चाहा, लेकिन ऋषभ तो कुछ सुनने को नहीं चाहता था। उसने डांट कर उसे ही चुप करवा दिया। लेकिन हाँ, उसके बाद ऋषभ ने उसका बैंक अकाउंट खुलवा दिया, जो उसके स्कूल के रास्ते में ही पड़ता था। जैसे ही सैलरी नकद में उसके हाथ में आती, उसी दिन आते समय सौम्या
को बैंक में जमा करानी पड़ती सारी सैलरी, और इसका नोटिफिकेशन फिर ऋषभ के फ़ोन पर ही आता। पर ये ज़रूर होता था कि स्कूल से आने से पहले शकुंतला जी सौम्या को फ़ोन कर देती थी और फिर सामान मंगवा लेती थी। ये अलग बात थी कि वो सारा खर्चा सौम्या ही करती थी। उससे उन्हें और ऋषभ और अर्जुन को कोई ऐतराज़ नहीं था। खैर, सौम्या ने कमरे में पहुंची तो उसके अंदर आते ही हमेशा की तरह ऋषभ ने ही बोलना शुरू किया। अभी वो सोच ही रही थी कि राघव ने कहा, सौम्या, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुमने बैंक में आज एक आरडी करवाई है। मेरा दोस्त अमित वहीं काम करता है, तो बता रहा था कि तुम आज बैंक गई थी और एक नई आरडी खुलवाने के लिए, और हर महीने की 5,000 रुपये की आरडी करवा कर भी आ गई। ये सुनकर सौम्या ने कहा, हाँ, मैंने आज ही एक आरडी करवाई है। ये सुनकर ऋषभ नाराज होते हुए बोला, तुमसे मना कर रखा है ना कि अपनी मर्जी से पैसे मत खर्च किया करो। अरे तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस अपनी मर्जी से आरडी करवा कर आ गई। एक बार पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। ऋषभ, मैंने ये सब सोच समझ कर आरडी करवाई है कि ये भी सेविंग्स ही होती है, और मुझे इसके बारे में सब पता है। मैंने सोच समझकर ही तो आरडी करवाई थी। अच्छा, आपके पैसे सेविंग्स में ही तो थे। आपसे हम कौन सा खर्चा करवाते हैं जो बिना पूछे आरडी करवा कर ले आई। एक तो वैसे ही आप अपनी सैलरी अकाउंट में लेने की जगह नगद लेती हैं, और ऊपर से बिना पूछे ये सब कर देती हैं। अब की बार अर्जुन बीच में बोला। सौम्या ने उसे जवाब देने की जगह ऋषभ से कहा, आरडी भी तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। एक निश्चित अंतराल के बाद आपको पैसा इकट्ठा मिल जाता है, इससे गलत क्या है। ऊपर से आपको ब्याज भी मिलेगा। मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही, उल्टा बचत नज़र आ रही है। हाँ, तुमसे कौन सा खर्चा करवा रहे हैं जो हम बचत नहीं होती। बचत के नाम पर भी कुछ भी कर रही हो। अरे, हमारी तो हिम्मत भी नहीं थी कि अपनी मर्जी से पैसा तो खर्च कर दें। अरे, औरतों की ही आदत होती है पति से छुप कर पैसे रखने की, लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं है। अरे लेकिन हमारे तो वो भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ इन्हें देखो, ये सब औरतें की बस बात ही नहीं होती। अब की बार शकुंतला जी बोली। इससे पहले सौम्या कुछ कहती, ऋषभ बोला, आइंदा हमसे पूछे बगैर इन्वेस्टमेंट मत करना। तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस बेवजह पैसे खर्च करवा कर आ जाती हो, और साथ ही साथ अपने बैंक के सारे डॉक्यूमेंट हमें दे दो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कोई एटीएम पासबुक अपने पास रखने की। आखिर कितनी बार विश्वास करें तुम पर, और हो सके तो अपनी सैलरी सीधे अकाउंट में लेना शुरू करो। ये सुनकर सौम्या हक्की बक्की सी खड़ी रह गई, पर ऋषभ फिर बोला, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ अभी ले कर दो मुझे तुम्हारा एटीएम और पासबुक। ये तो अच्छा है कि मेरे मोबाइल से सब कुछ कनेक्ट है और नोटिफिकेशन आ जाते हैं, नहीं तो तुम तो घर बर्बाद करके आ जाओ। मैं कोई पासबुक या एटीएम कार्ड तुम्हें नहीं दे रही हूँ। मैं कमाना जानती हूँ तो अपने पैसों का इस्तेमाल करना भी जानती हूँ। मुझे पता है बचत करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी हूँ, इतना तो समझ है मुझ में। सौम्या के मना करने पर तीनों ज़्यादा गुस्सा हो गए। माफ़ करना मम्मी जी, आप लोग ही कहते हो ना कि आपके बेटे आपसे पूछे बगैर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। आप भी तो एक औरत ही हो, फिर आप कैसे यह सब कर रही हो कि औरतों के बस की बात नहीं। फिर अर्जुन की तरफ मुड़कर बोली, और देवर जी, आपको कंट्रोल में रखना है तो कल को आपकी पत्नी आएगी, उसे रखिएगा। मुझसे इतने सवाल जवाब करने का आपको हक नहीं है। और फिर ऋषभ से बोली, मैं कोई एटीएम कार्ड या पासबुक नहीं दे रही हूँ, बस कह दिया मैंने। मुझे भी अच्छे से पता है कि बचत कैसे की जाती है। कहकर सौम्या कमरे में चली गई। पीछे तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। दूसरे दिन सौम्या ने अपना मोबाइल का नंबर अपने अकाउंट से कनेक्ट करवा दिया तो नोटिफिकेशन अब उसके मोबाइल पर आने लगे। इससे भी ऋषभ और नाराज हो गया, लेकिन सौम्या किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। हालांकि धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, लेकिन इस मामले में यदा कदा सौम्या को ताने सुनने को मिल जाते थे। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।